भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हमारा प्रणाम। आज संसद में केंद्रीय सरकार ने बताई कि राज्य की सरकारों ने जो चिट्ठियां भेजी हैं उसमें लिखा गया है कि एक भी मौतें ऑक्सीजन की वजह से नहीं हुई है। ये बताने में हमें काफी दुख हो रही है कि इनकी संवेदनाएं शायद मर चुकी है। ये बहुत ही दुखद घटना है। जब कोई पार्टियां सत्ता में नहीं होती है, बातें अलग होती हैं। जब वो पार्टियां सत्ता में पहुंच जाती है, वो तंत्र का हिस्सा हो जाती है और अपने आप को लोग से दूर कर लेती है। दिल्ली में भी कुछ दिन पहले देखा गया, इन्होंने कहा सारा ऑक्सीजन हमारे पास है, बेड की कमी नहीं है, लेकिन बाद में क्या हुआ? तो केंद्र की सरकारें हों या राज्य की सरकारें हों, जब कोई राजनीतिक पार्टियां तंत्र से जुड़ जाती हैं, उनकी आवाजें एक हो जाती हैं। क्या जिनकी मौतें हुई है उनके परिवारों ने राज्यों के सत्ताधारी पार्टियों को वोट नहीं दिया? केंद्र की सरकारों को वोट नहीं दिया? क्या इन्हीं दिन के लिए देश आजादी हुई? हम सभी के पूर्वजों ने देश की आजादी के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। अगर उन्हें पता होता ये सियासी खेलें खेली जाएगी तो शायद वो लोग कुर्बानी नहीं देते। कुछ समय पहले 5 राज्य में चुनाव हुई, उस समय लॉकडाउन नहीं लगाया गया, लेकिन जब राज्य में सरकारें बन गई तो दुकानों को बंद कर दिया गया, मजदूरों को बेरोजगार बना दिया गया। छोटे छोटे व्यापारी वर्ग, छोटे छोटे मजदूर, छोटे छोटे किसान आर्थिक तंगी में यह स्थिति हो गई थी कि उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनके पास लकड़ी के लिए पैसे नहीं थे। मैं पूछना चाहता हूं सभी राजनीतिक पार्टियों से, चुनाव में जो धन का बल का प्रयोग आप करते हैं, अगर उसका 10% भी आप स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे अगर खर्च कर दें, रोजगार पे खर्च कर दें, तो शायद ये समस्याएं निकल जाएगी। हमारी भारतीय लोकपत्र राष्ट्रवादी पार्टी ने भी कुछ समय पहले लोकसभा में चुनाव लड़ा था, रॉबर्ट्सगंज उत्तर प्रदेश में। हमने अपने प्रत्याशियों से कहा कि आप सिर्फ एक वीडियो बना के घर घर पहुंचाइए और कहिए कि हम जो भी पैसा अगर खर्च करेंगे, फिर 5 साल तक वो पैसा वसूलने में मेरा समय चला जाएगा, समय निकलता चला जाएगा। आखिर समस्या का समाधान हम कैसे करेंगे? तो इस बात को माने। और मैं बता दूं, चौथे नंबर पे आया 18,500 उनको वोट आया, और जो पार्टियां 1 करोड़ 2 करोड़ खर्च कर रही थी उन्हें 3,000 4,000 वोट आई। संजोग की बातें हैं कि भारतवर्ष में 5 करोड़ 35 लाख लोग, मतलब करीब 1 करोड़ परिवार इस राजनीतिक गतिविधियों, इस चुनाव, इसके कैंपेनिंग, रैलियां, इससे उनकी घर चलती हैं। लेकिन बाकी जो 130 करोड़ 132 करोड़ लोग हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप गुमराह ना हो। आत्मनिर्भर भारत की हम बात करते हैं तो हमें आत्मनिर्भर भारतीय की भी बात करनी चाहिए। सपने बेचे जाते हैं, झूठ खरीदे जाते हैं और सरकार बनाई जाती है। सरकार बनने के बाद वहां के जो सीएम है वो सभी को फिर गुलाम समझती है और ये समझती है कि हम तानाशाह हैं
कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश में आपने देखा, 2017 में प्रधानमंत्री जी आए, उत्तर प्रदेश की जनता ने उन पर विश्वास किया, सरकारें बनी, योगी जी आए और मुख्यमंत्री बने। लेकिन अगर 4 वर्ष में देखा जाए तो सिर्फ जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की बातों में उन्होंने अपना समय को बर्बाद किया है। लेकिन मैं उन नेताओं को यह कहना चाहता हूं, अब हमारे देश की जनता 1970 वाली जनता नहीं है। अब ज्यादा दिन आप इनकी भावनाओं से नहीं खेल सकते। आपने इनकी भावनाओं और इनके सम्मानों से खेलने का काम किया है। कभी आपने कहा हम मेट्रो में चलेंगे, कभी आपने कहा हमें 1 रूम चाहिए, तो कभी आपने कहा हम शीला दीक्षित को 48 घंटे में जेल भेज देंगे। लेकिन जेल तो नहीं गए, ऊपर चले गए। जो भी सरकारें बनती है उन्हें यह डर लग जाती है कि अगर हम सामने वाले पे कार्रवाई करेंगे, हम जब विपक्ष में चले जाएंगे तो हमारे काले कारनामों पर पर्दा कौन रखेगा। ये बातें चल रही है। और कोई ऐसा राज्य नहीं है भारत में जहां ऑक्सीजन की कमी से, बेड की कमी से, दवाइयों की कमी से, इंजेक्शन की कमी से जाने नहीं गई है। जो खर्च चुनाव में राज्य की सरकार या केंद्र सरकार या विपक्ष की सरकारें करती हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप सिर्फ अपनी विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम करिए। 2013 के बाद या तो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव हो, या उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, या केंद्र सरकार की चुनाव हो, इन्होंने विज्ञापनों पर, मीडिया मैनेजमेंट पर जो खर्च किए हैं, अपनी बातों को घर घर पहुंचाने में, सरकारी तंत्र का जो इस्तेमाल किया है, देश की गरीब जनता, मध्यवर्गीय परिवार की जनता, खून पसीना बहाकर जो पैसा उन्होंने जमा किया था, उस पैसों को इन्होंने विज्ञापन के माध्यम से, अपने तंत्रों को दुरुस्त करने के माध्यम से इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। मैं ये कहना चाहता हूं, अगर देश की दशा हमें बदलना है तो वहां पे हमें अपनी दिशा भी बदलनी होगी। लाशों को गंगा में तैरते हुए सभी ने देखा है, लाशों को रेत में ढकते हुए सभी ने देखा है। वीडियो में जो कैद हुई है, मोबाइल में जो कैद हुई है, ये सिर्फ 1% आंकड़े हैं। या टीवी चैनल पे दिखाए जाएं या मोबाइल पे लिए गए जो वीडियो हैं, जो फोटो हैं, वो सिर्फ 2% है, 1% है। अधिकांश लोग मातम मनाने में थे। इनकी छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में हैं, कई अंध विद्यालय बनाने की बातें होती है, तो सत्ताधारी पार्टियां हो या विपक्ष की पार्टियां, वो कहती है ये लोग वोट तो हमें नहीं देते हैं, इनके लिए आखिर हम अंध विद्यालय क्यों बनाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या इसी दिन के लिए देश आजाद हुआ था? क्या हम सभी के पूर्वजों ने जो सपने देखे थे, जो अरमान पाल के रखे थे, क्या वो समाप्त हो जाएंगे? साथ में यूपी में सरकार बनी, नाकामियों को गिनाकर 2012 में सरकार बनी, 2012 की सरकारों की नाकामी को बताकर 2017 में सरकार बनी। लेकिन सरकार बनती रहेंगी और पुराने समस्याओं को ही झेलते रहेंगे, तो फिर कल जो चुनौतियां आने वाली हैं, कल जो समस्याएं आने वाली हैं, उनके लिए तैयारी हम कैसे करेंगे? हमें उसके लिए भी तैयार होना होगा। और जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा की बात कर मुद्दों को छुपाना चाहते हैं, तो क्या हम लोग खंडित रहकर, अलग अलग रहकर भारत को विश्व गुरु बनाना
कि जो सपना है क्या पूरा कर सकेंगे? नहीं हो सकेगा। अगर भारत को विश्व गुरु बनना है तो हमें एक होना होगा, और कुरान हो या भागवत गीता हो, उसमें मानवता ही सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। या सनातन धर्म के लोग हों या मुस्लिम धर्म के लोग हों, किसी भी धर्म में इंसानों को मारने के लिए नहीं सिखाया गया है। मैं कहना चाहता हूं, किस जाति में नालायक पैदा नहीं हुए और किस जाति में विद्वान पैदा नहीं हुए, ये दोनों एक ही मां के बच्चे हैं। अच्छे और बुरे, गद्दार और राष्ट्रभक्त हमारे देश में ही पैदा होते रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन यह हमें सोचना होगा कि आगे क्या करना है, आगे क्या फैसला लेना है। देश की जनता से मैं कहना चाहूंगा, इन्होंने आपकी भावनाओं से खेलने का काम किया है। अब आज फैसले की घड़ी है, फैसला आपको लेना होगा। जिनके परिवार इस कोविड-19 में चले गए, उनके लिए मैं संवेदना व्यक्त करता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना घटे। जो भी सरकारें केंद्र में हों या राज्य में हों, उन्हें आईना दिखाने का काम ये कोरोना काल ने किया है। जो लोग कहते थे 4 साल बेमिसाल में हजारों करोड़ के विज्ञापन खर्च कर रहे थे, अपने आप को सन्यासी बता रहे थे, लेकिन बड़ा दुख होता है कि सन्यासी भी जब झूठ का दुकान चलाने लगे तो फिर देश की जनता कहां जाएंगे। इस पे विचार करने की जरूरत है, इस पे सोचने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हम विपक्ष में हो तो हम कुछ और बोले, हम पक्ष में हो तो कुछ और बोले। यह हमें सोचना होगा कि हमारी आत्मा ही मेरी कर्मों का हिसाब रखती है और हमारी आत्मा ही मेरी कर्मों का वीडियो रिकॉर्डिंग भी करती है। आईना दिखाने का काम जनता ने, जनार्दन ने हमेशा किया है और आगे भी करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारतीय। माननीय नामदार अजितदादा पवार यांना वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक नरेंद्र कुमार दिवटे, नंदनवन, नागपूर। संचालक महाराष्ट्र राज्य हातमाग सहकारी महासंघ।